तो दीपक नाइट्रेट एक दिन में 15% फॉल हो चुका है, और फॉल होने का जो मेन रीजन बताया जा रहा है वो है उनका Q3 का रिजल्ट, जो कि कंपनी रिसेंटली पेश की, और ये रिजल्ट के बाद ही शेयर में भारी गिरावट दिख रहा है, लगभग 15% एक दिन में फॉल। अगर आप देखेंगे तो 3 महीने में ये ऑलरेडी 20%, 3 महीने या 6 महीने के अंदर ये 30% फॉल हो चुका है। तो क्यों ये गिर रहा है? Q3 में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ये स्टॉक में भारी गिरावट दिख रहा है? अगर आप देखेंगे लगभग 5 साल से ये कंसोलिडेशन ही कर रहा है। ओके, एक कंसोलिडेशन फेज में है, अपना ऑल टाइम हाई को ये टच करने की कोशिश किया था, फिर वहां से एक सेलिंग आ गया और ये वापस अपने 52 वीक लो की तरफ जा रहा है। तो क्या रीजन है? तो इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि क्या मेजर रीजन है जिसकी वजह से दीपक नाइट्रेट फॉल हो रहा है। दूसरा, आप ये भी जानेंगे कि किस प्राइस लेवल्स तक ये गिर सकता है और आने का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है इसका। ठीक है, मैं हूं सैम और आप देख रहे हैं वैल्यू इन्वेस्टर चैनल। स्टार्ट करते हैं वीडियो को और चलते हैं स्क्रीन पे। तो गाइज, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे, और इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि दीपक नाइट्रेट क्यों फॉल हो रहा है, और अभी बेसिकली ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका जो रिटर्न रहा है वो किस टाइप का रहा है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये 15% का फॉल हुआ है। अभी इसका प्राइस चल रहा है 1900 रुपया, बहुत ज़्यादा गिर चुका है। मतलब एक लीडर आप कह सकते हो, केमिकल सेक्टर की लीडर है, अच्छी कंपनी है, बट कहते हैं ना, जब सिचुएशन ख़राब होता है तो बड़े बड़े लोग भी घबरा जाते हैं। तो वही टाइम चल रहा है दीपक नाइट्रेट का। 15% फॉल हो चुका, 1900 का भाव चल रहा है, अभी 350 के आसपास प्राइस फॉल हो गया। ठीक है, अच्छा, अगर आप देखेंगे 1 ईयर का इसका रिटर्न मैं दिखाऊं, चलिए देखिए, 1 वीक का रिटर्न अगर देखेंगे तो 18% फॉल हुआ है ये स्टॉक। मैं थोड़ा आ जाता हूं ताकि आप मुझे देख सको। मैं आ गया। ओके, तो मैं ये बता रहा था गाइस, इसको रखता हूं, किधर रखूं, यही रखते हैं। ठीक है, तो ओके, 1 वीक में इसने 18% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं पर अगर हम बात करें 1 मंथ में ये कितना रिटर्न दिया है? 19% का नेगेटिव रिटर्न, मतलब 19% गिर चुका है 1 मंथ में। और 1 ईयर की बात करें तो भाई 1 ईयर में ये जितना गिरा है उतने ही गिरा है, मतलब जहां पर था स्टॉक लगभग वहीं पर आ चुका है ये, राइट। तो 17% का फॉल दिखा रहा है। ठीक है, 1 साल पहले ये 17% ऊपर हुआ करता था। ठीक है, 5 ईयर की बात करें तो 5 ईयर में आपको अच्छा रिटर्न दिखेगा, 318% का रिटर्न दिख रहा है। ठीक है, 5 साल में। और मैक्स टू मैक्स देखेंगे तो भाई 1000 में ये जा रहा है कि ना, 10,000% का रिटर्न। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसका रिजल्ट खराब आया? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, इससे पहले कुछ बता दूं, देखिए, ये इसका जो है, ये कमोडिटी केमिकल से डील करती है, मिड कैप कंपनी है, 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, और इसका रैंक है 236 का, और इसका रिस्क है 2.47x एज वोलेटाइल एज निफ्टी। ठीक है, ये हुआ। अब चलते हैं, ये जो मेजर फॉल का जो रीजन है वो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं आया हूं, मिंट का ये वेबसाइट है। ओके, यहां पर देखिए, ये बोल रहे हैं भाई, जो मेन रीजन है फॉल का वो है इनका क्वार्टरली रिजल्ट। Q3 का जो इन्होंने रिजल्ट पेश किया, लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया जी, लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और जिसके वजह से भारी गिरावट। अगर आप देखेंगे इनका जो नेट प्रॉफिट है 50% फॉल चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, 50% साफ हो गया है प्रॉफिट। तो इन्वेस्टर लोग तो गुस्सा होंगे ना, ऊपर से बेयर मार्केट चल रहा है, सब कोई भाग रहे हैं, मतलब फॉरेन वाले पैसा लेके जा रहे हैं, तो क्या होगा? तो इसका रिजल्ट भी अभी देखेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं इसका रिजल्ट को। मैं रिजल्ट के लिए आप ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। चलते हैं, रिजल्ट कहाँ गया? ओके, 1 सेकेंड गाइस, कहाँ चला गया रिजल्ट? ओके, ये है रिजल्ट। ओके, ठीक है, हाँ, देखिए रिजल्ट दिख रहा है आपको। मैं नीचे आ जाता हूँ। ओके, तो ये है Q3 का, मैं लेके आ चुका हूँ Q3 का। 1 सेकेंड, ये थोड़ा सा ज़्यादा मुझे ऊपर लग रहा है, थोड़ा सा रुको गाइस। अब मैं ठीक से दिखा रहा हूँ। ओके, अब देखिए, ये है Q3 का, इसका मैं चार्ट बना के लाया हूँ। अगर आप देखोगे तो इनका जो रेवेन्यू इस क्वार्टर में आया है वो है 1903 करोड़। कितना आया है? 1903 करोड़। ठीक है, पिछले क्वार्टर में, ठीक है, ये था 2021 करोड़ का, मतलब इनका सेल्स था 2021 करोड़, और इस क्वार्टर में 1900 करोड़ का इनका सेल्स आया है। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सिर्फ 5% का गिरावट है, जो कि चलेगा। ठीक है, मतलब क्योंकि बेयर मार्केट है, आप क्या बोल सकते हो, मतलब पूरा इकोनॉमी में स्लो डाउन है, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप देखेंगे कि पिछले साल सेम क्वार्टर में, दिसंबर के महीने में, ठीक है, 2023 का टाइम, राइट, 2009 करोड़ का इसका सेल्स हुआ करता था। ठीक है, उसके हिसाब से भी वही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5.3% का ही चेंज दिख रहा है। यानी रेवेन्यू अगर आप बात करें तो लगभग फ्लैट ही है, क्योंकि 5% हाँ चलेगा, क्योंकि इकोनॉमी में ही स्लो डाउन है, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट इनका इस क्वार्टर आया है 98 करोड़। कितना है? 98 करोड़। पिछले क्वार्टर कितना था? 170 करोड़। भाई पिछले क्वार्टर, ठीक है, मतलब समझ रहे, पिछले क्वार्टर कितना था?
170 करोड़ हुआ करता था, लेकिन इस क्वार्टर कितना है 98 करोड़ आया। ये Q2 का है, ओके, Q2 का, ये Q3 का। तो 170 करोड़ से 98 करोड़ हो गया, 42% गिर गया भाई प्रॉफिट इनका क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे, ठीक है। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो पिछले साल सेम क्वार्टर में इनका कितना हुआ करता था प्रॉफिट, 202 करोड़। 202 करोड़ से ये आ चुके हैं 98 करोड़ में। तो लोगों को पसंद आएगा क्या, बताइए मेरे को। हाँ, प्रॉफिट आपका पूरा साफ हो जा रहा है यार, क्वार्टरली बेसिस पे पूरा आधा हो जा रहा है, 51% गिर गया भाई प्रॉफिट। हाँ, तो ये मेन रीजन है, इनका रिजल्ट बहुत ही खराब आया है, 50% प्रॉफिट गिर गया है इसीलिए। इनका इबिट्टा अगर देखेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, ठीक है, मतलब कुछ फिक्स्ड खर्चे को माइनस करने से पहले इनका जो प्रॉफिट वो कमाते थे, इस क्वार्टर कमाए हैं 168 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर 231 करोड़ हुआ करता था। इसमें भी 27% फॉल दिख रहा है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में 304 करोड़ हुआ करता था, उस हिसाब से 44% गिरावट। तो हर एंगल से अगर आप देखोगे, हर एंगल से, हर मैट्रिक्स में ये फेल हो रहा है। मार्जिन भी इनका देखिए 8.9% हुआ करता था इबिट्टा का मार्जिन, ओके। पिछले क्वार्टर हुआ करता था 11.5%, इस बार सिर्फ 9% में आ गए हैं। तो इसमें भी 2.6% का गिरावट दिख रहा है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 15% हुआ करता था। तो इबिट्टा मार्जिन भी इनका क्या हो गया, बहुत कम हो गया है, कितना, 6.3%। तो हर एंगल से आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, गलत ही दिख रहा है, खराब ही दिख रहा है रिजल्ट। तो ये वो स्टूडेंट है जो कि हर एक सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। और इस रिजल्ट से अगर की टेक अवेज हम लोग निकालें तो यहाँ पर आप की टेक अवेज देख सकते हैं। ये तो पता चल गया क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट इतना, ये सब देख चुके हैं, इबिट्टा भी देख चुके हैं। अच्छा, ये इबिट्टा और मार्जिन जो कम हुआ है, इसका रीजंस क्या है, लोअर रियलाइजेशंस एंड हायर कॉस्ट हार्ड प्रॉफिटेबिलिटी, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए नीचे चलते हैं। ये क्या हो गया, एक सेकेंड गाइस, ओके। देखिए, तो मेन रीजन इसका फॉल का, मेन रीजन ये सारे हैं। सबसे पहला है वीक डिमांड इन केमिकल सेक्टर्स, ठीक है। केमिकल सेक्टर्स में डिमांड बहुत ही कम हो गया है, ठीक है, जिसके वजह से दीपक नाइट्रेट फॉल हो रहा है। दूसरा रीजन है इसका, इस रीजंस को और भी थोड़ा डीप जाके समझेंगे, एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं। पहला तो है आपका डिमांड, केमिकल सेक्टर में डिमांड बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से दीपक नाइट्रेट भी उसी का शिकार है। दूसरा है हाई रॉ मटेरियल एंड एनर्जी कॉस्ट स्क्वीजिंग मार्जिन्स, इनका जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जा रहा है। अगर किसी भी प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल का कॉस्ट अगर बढ़ जाता है तो आपको पता होगा तो उसका जो फिनिश्ड गुड्स जो बनेगा, वो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा, उसका रेट भी तो ज़्यादा ही आएगा ना। तो आप मार्जिन कहाँ से कमा पाओगे, मार्जिन आपका कम हो जाएगा, तो वही प्रॉब्लम है। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जा रहा है, डिमांड केमिकल सेक्टर का डिमांड कम है, अभी केमिकल का डिमांड कम है। तीसरा है लोअर रियलाइजेशंस एंड सबड्यूड ग्रोथ इन स्पेशलिटी केमिकल्स। मतलब क्या, लोअर रियलाइजेशंस का मतलब यह है कि इनका पर यूनिट बेचने पर वो जितना पहले कमाते थे अब उतना नहीं कमा पा रहे, मतलब कम कमा रहे हैं। अगर मैं एक यूनिट को बेच के 100 रुपया पहले कमाता था, तो अभी वही एक यूनिट को बेच के मैं सिर्फ अभी 70 रुपया कमा रहा हूं, यानी 30 रुपये का मेरा नुकसान हो रहा है, समझ रहे हैं। तो लोअर रियलाइजेशन हो रहा है पर यूनिट में इनका, ठीक है। वहीं पर सबड्यूड ग्रोथ का मतलब क्या है कि भैया इंडस्ट्री को जो एक्सपेक्टेशन था, मतलब मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था इस इंडस्ट्री से, इस स्टॉक से, उस हिसाब से इनका परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, तो इसलिए सबड्यूड ग्रोथ है, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चल रहे हैं इसका मतलब, ठीक है। इसके अलावा और एक रीजन है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सेलिंग एग्रेसिवली। हमारे जो बाहर के लौंडे लोग हैं, मतलब बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया में पैसा लगाते हैं, वो वापस भाग रहे हैं इंडिया से। क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, रूपी वीक हो रहा है, ठीक है। ज़्यादा दिन तक अगर रहेंगे तो उनका और नुकसान होगा, क्योंकि उनको तो कन्वर्ट करना पड़ता है डॉलर में, ठीक है। दूसरी बात, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो वहाँ पर फिर बॉन्ड मार्केट में अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो वहाँ पर वो क्यों नहीं जाएंगे। यहाँ पर भी टैक्स सिस्टम भी देखते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, टैक्स भी ज़्यादा लगता है, बहुत सारा प्रॉब्लम है इंडिया में, तो इसलिए तो वही चीज़ हो रहा है यहाँ पर। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट अनसर्टेनिटीज लीड टू हाई वोलेटिलिटी। ग्लोबल मार्केट देखिए आप, पूरा अमेरिका का, रशिया का, ये सब जो चीज़ हो रहा है, जियो पॉलिटिक्स अब देखेंगे तो पता चलेगा। अभी डोनाल्ड ट्रंप जब आ चुके हैं, जब से आए हैं तब से राज सिंहासन पर बैठे, वो कुछ ना कुछ कर ही जा रहे हैं। कभी कुछ बोलते हैं ये लगा दूंगा, वो लगा दूंगा, रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दूंगा, तो जिससे इन्वेस्टर्स लोगों के माइंड में ना एक अनसर्टेनिटी सा आ गया, भाई ये क्या बोल रहा है, कब क्या कर दे, कुछ पता नहीं। अभी तो बोल रहा है कि इंडिया में जितना टैक्स लगाता है हम भी उतना लगा देंगे। तो अब सोच लो अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो ये सारा रीजन है, तो मेजर ये 5 रीजन है जिसकी वजह से दीपक नाइट्रेट में फॉल हो रहा है, ठीक है। इस रीजंस को और थोड़े अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो हो सकता है लंबा, लेकिन अगर आप इस स्टॉक में फंसे हो तो आपको देखना जरूरी है, ठीक है। अगर नहीं देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, और जो फर्स्ट टाइम देख रहा है उनको भी देखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड गाइस, हाँ, अब देखिए, तो जो मेन रीजंस, अब थोड़ा इस रीजंस को थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला है ग्लोबल स्लोडाउन एंड रिसेशन फियर्स। मेजर economies US, Europe, China are slowing down, leading to lower demand for the specialty chemicals used in the pharmaceutical, textile, in the manufacturing। समझ रहे हो क्या बोल रहा है कि जो
जो मेजर इकोनॉमी है जैसे यूएस हो गया, यूरोप हो गया, चाइना हो गया, इनका जो इकोनॉमी है बहुत ही स्लो डाउन अभी चल रहा है वहाँ पर, जिसके वजह से डिमांड बहुत ही कम हो गया है स्पेशलिटी केमिकल्स का। और स्पेशलिटी केमिकल्स कहाँ यूज़ होता है? तुम्हारा फार्मास्यूटिकल्स में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग में, तो वहाँ जो यूज़ होता है स्पेशलिटी केमिकल, और ये मेजर इकोनॉमी में ही स्लो डाउन चल रहा है, तो इसमें भी तो होगा ही ना प्रॉब्लम, समझ रहे हैं? तो ग्लोबल स्लो डाउन की वजह से ये दिख रहा है। दूसरा रीजन है आपका चाइनाज इकोनॉमिक रिकवरी एंड सप्लाई ग्लट। चाइना अ मेजर केमिकल सप्लायर हैज रीओपन फैक्ट्रीज पोस्ट कोविड। अब देखो हुआ क्या है कि चाइना जब से कोविड के बाद क्या किया है ना, वो अपना फैक्ट्रीज सबको ओपन कर दिया केमिकल्स का। अब क्या हुआ भाई, लाइन चला गया लगता है, ओके कोई बात नहीं। चाइना क्या किया है, चाइना अपना फैक्ट्रीज ओपन कर दिया, रीओपन कर दिया है, जिसके वजह से पूरा ग्लोबल मार्केट में केमिकल्स का सप्लाई बढ़ गया है। और चाइना जब बनाता है तो आपको पता है कि किस तरीके से बनाता है। अगर चाइना अगर केमिकल्स बना रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो बहुत ही चीप प्राइस में देगा वो, और सप्लाई ज़्यादा होने से आपको क्या पता है कि उसका मार्केट प्राइस तो कम होगा ही, तो वही प्रॉब्लम दिख रहा है। तो मेजर केमिकल सप्लाई जो कि चाइना है, बहुत सारा फैक्ट्रीज ओपन कर दिया है वो, और जिसके वजह से ग्लोबल मार्केट में केमिकल्स चिपर हो गए, जिसकी वजह से इंडिया के जो केमिकल सेक्टर है उनको थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है। अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा तो प्राइस कम हो जाएगा कि नहीं, और जिससे इंडियन केमिकल मैन्युफैक्चरर को तो नुकसान होगा, ठीक है। तो वही प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि चाइना वाला ही सप्लाई कर दे रहे हैं ना आपसे सस्ता, तो आपसे कौन क्यों लेगा, तो वही प्रॉब्लम चल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड ट्रेड वॉर्स, ये तो बताया था अभी, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। मिडिल ईस्ट टेंशंस हैव लेड टू सप्लाई चेन डिसरप्शंस एंड इंक्रीज द रॉ मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। तो जो ऑनगोइंग वॉर अभी चल रहा है, जैसे रशिया यूक्रेन का चल रहा है, मिडिल ईस्ट का जो टेंशन है, इससे क्या होता है ना, जो आपका सप्लाई चेन है उसमें डिसरप्शन आता है और मटेरियल कॉस्ट का प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। और एक्सपोर्ट वगैरह का जो देखिए ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस एंड द टैरिफ्स अफेक्ट इंडियन एक्सपोर्ट एंड मेकिंग डिपेंडेंट प्रोडक्ट लेस कम्पिटिटिव, समझ रहे हैं। तो अभी टैरिफ का जो वॉर चल रहा है, ट्रम्प भी बोल रहे हैं कि भाई रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो जिसके वजह से ना एक अनसर्टेनिटी का माहौल बन गया है, और इसी का रीज़न है राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड FII सेलिंग, ठीक है। ये क्या है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है और FII अपना माल बेच रहे हैं। देखिए US फेडरल रिजर्व एंड RBI हैव रेज्ड इंटरेस्ट रेट्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है। ये तो पहले का बता रहा है, लेकिन आप बात समझिए, मेन चीज़ है FII क्या कर रहे हैं, अपना माल बेच रहे हैं। जब FII अपना माल बेचेंगे तो वो क्या करते हैं, जब भी वो अपना माल बेचेंगे तो एक सेलिंग मार्केट पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो वही रीज़न है, यहाँ पर फॉरेन वाले जब माल बेचते हैं तो मार्केट गिरता है, समझ रहे हैं। तो फॉरेन वाले क्यों जा रहे हैं, क्योंकि रुपी वीक हो चुका है और डॉलर स्ट्रांग हो गया है। इसके अलावा जो अभी बताया टैरिफ जो लग रहा है उसकी वजह से भी, ठीक है। ये सारा रीजंस है गिरने का। तो गिरने का क्या क्या रीजंस बता दिया, एक बार ब्रीफ में बता दो। सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट दीपक नाइट्रेट का बहुत ही खराब आया है, और क्वार्टरली रिजल्ट खराब आने का बहुत सारा रीजन है, जैसे केमिकल सेक्टर में डिमांड कम हो गया है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जा रहा है, पर यूनिट में ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशन था उस एक्सपेक्टेशन से भी बिलो क्या हो रहा है, उनका सेल्स वॉल्यूम में ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। FII एग्रेसिव तरीके से बेच रहे हैं, और लास्ट में ग्लोबल मार्केट में एक अनसर्टेनिटीज़ का माहौल है, ठीक है। तो ये सारे रीजंस की वजह से दीपक नाइट्रेट फॉल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब समझते हैं कि दीपक नाइट्रेट का फ्यूचर प्लान्स क्या है, आगे क्या है, ये क्या कहते हैं। ये मैं एक आर्टिकल से लाया हूँ। देखिए ये जो फ्यूचर आउटलुक उनका क्या है, किसका, दीपक नाइट्रेट का। बोल रहे हैं कि ये न्यू प्रोजेक्ट अभी बिठाने वाले हैं, नाइट्रिक एसिड, MIBK, MIBC, ठीक है, एस्टोफेनन टू बूस्ट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो ये एक नया प्रोजेक्ट बिठाने वाले हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, ताकि इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो बड़ा हो जाए। तो ये सारा चीज़ ये सब बनाएंगे, ये बोल रहे हैं, राइट। इसके अलावा ये R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इन्वेस्टमेंट किए, कितना 1.1 बिलियन रुपीज़ खर्चा किए हैं। कहाँ पर, वडोदरा में ये अपना फैक्ट्री वगैरह क्या बिठाने वाले हैं, जो कि 85% कंप्लीट हो चुका है। फोकस ऑन ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कॉस्ट कंट्रोल एंड प्रोडक्ट इनोवेशंस। तो इनका मेन अभी फोकस है कि किस तरीके से ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी, काम इनका अच्छे से चलता रहे, कॉस्ट पे कंट्रोल आए और प्रोडक्ट में एक इनोवेशन देखने को मिले। इसके अलावा मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स डिमांड नॉर्मलाइजेशन एंड मार्जिन रिकवरी इन Q4 FY25। और मैनेजमेंट बोल रहा है कि भाई Q4 FY25 मतलब नेक्स्ट क्वार्टर तक हम लोग नॉर्मल सिचुएशन में पहुंच सकते हैं, ठीक है, और हमारा मार्जिन भी रिकवर कर लेगा नेक्स्ट क्वार्टर तक, मतलब आने वाले 3 महीने में, ठीक है, ऐसा कहना है मैनेजमेंट का, ठीक है। इसके अलावा अगर आप टेक्निकल और इन्वेस्टमेंट व्यू देखेंगे तो वैसे टेक्निकल तो मैं खुद आपको अभी दिखाऊंगा। तो ये चीज़ है, तो समझ में आया। तो मेन रीजंस, ये सारे रीजंस हैं दीपक नाइट्रेट का फॉल होने का। अभी हम चलते हैं इसका टेक्निकल चार्ट पे कि ये किस हद तक फॉल हो सकता है, ठीक है। चलिए समझते हैं, तो चलते हैं भाई। देखिए हम आ चुके हैं ग्रो के वेबसाइट पर। ग्रो का ये ऐप मैं खोला हूँ और इसमें मैं दीपक नाइट्रेट को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है।
देखिए मंथली चार्ट में आपको क्या दिखेगा, अरे भाई ये बार बार, ओके हट जा हट जा। देखिए ये मंथली टाइम फ्रेम है। मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, देखिए इसका ये ऑल टाइम हाई लगाया था कब, ये अभी डेट तो नहीं दिख रहा, रुकिए बताता हूँ मैं। यहाँ पर ऑल टाइम हाई लगाया था राइट। ये अपने मंथली टाइम फ्रेम में जो ऑल टाइम हाई है वो इसको वापस रिटेस्ट किया, रिटेस्ट नहीं, वापस इसको ये टच किया, यहाँ पर ये लगाया था, वापस ये यहाँ पर आया और वहाँ पर से आते साथ ही देखिए ये मंथली कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 महीने से ये स्टॉक फॉल हो रहा है। 7 महीने से ये स्टॉक कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है। अगर आप देखेंगे ये जो आपको लाइन दिखा है ये मूविंग एवरेजेस का लाइन है। पहला जो येलो है वो 20 डे मूविंग एवरेज है, ये वाला है 50 और ये है 100 और हम हैं अभी मंथली में। जब मंथली चार्ट निकालते हैं तो हम दूर का सोचते हैं कि आने वाले महीनों में कैसा क्या हो सकता है। तो महीनों में देखोगे तो ये 50 डे मूविंग एवरेज के लाइन को तोड़ चुका है। इसका मतलब क्या है, अगर ये 50 डे मूविंग एवरेज के लाइन को तोड़ चुका है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये जो लाइन है, कौन सा लाइन है बताओ मेरे को, 100 डे मूविंग एवरेज, ये जो ब्लैक लाइन है ये यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, यानी 1400 लेवल तक ये आने की कोशिश कर सकता है। आएगा क्या, गारंटी नहीं है। किसी भी चीज़ का 100% एक्यूरेसी नहीं रहता स्टॉक मार्केट में, ये याद रखिए ठीक है। तो नेक्स्ट इसका अगर ये गिरेगा तो किस हद तक जा सकता है, मूविंग एवरेज के हिसाब से ये 1485 का रेट आ सकता है दीपक नाइट्रेट में। समझ में आ रहा है? अब हम जाते हैं वीकली तो थोड़ा हमको और समझ में आएगा। और वैसे भी अगर देखेंगे तो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है, देखिए यहाँ पर मैं लाइन खींच दे रहा हूँ, देखिए ये है इसका इंपॉर्टेंट जोन। दिस इज द इंपॉर्टेंट जोन राइट, यहाँ पर बना देता हूँ मैं ठीक है। ये है इनका इंपॉर्टेंट एरिया, हाँ देखो ये है इनका इंपॉर्टेंट एरिया राइट। तो ये जोन जो है वापस मैं आपको बता के दिखाऊं, देखिए ये यहाँ से गया, इधर आया, फिर ऊपर गया और ये 20 डे को मस्त रेस्पेक्ट कर रहा था। देखिए 20 डे के ऊपर ही था इसका मंथली कैंडल में ठीक है, लेकिन 20 डे को तोड़ के वापस 50 भी तोड़ दिया। अब तो ट्राई करेगा यहाँ पर थोड़ा टाइम बिता के वापस ये यहाँ तक ना आए, ये जो लाइन है 1485 का मैं बता रहा हूँ। अब वीकली जाते हैं, वीकली में जाएंगे तो देखिए वीकली में क्या दिख रहा है भाई, वीकली में तो ये 200 को भी तोड़ दिया नो। अब देखिए वीकली में देखेंगे तो ये यहाँ से जर्नी स्टार्ट किया था, ऑल टाइम हाई लगाया था कब, 2021 का जुलाई का महीना है। देखिए वहाँ से ये आया ठीक है, उसके बाद ये वापस इसको रिटच किया, यहाँ पर किया ना, इसका ऑल टाइम हाई वापस से ये छू के आया है और वहाँ से जब आया तो कंटिन्यूस वहाँ से सेलिंग दिखता गया और ये वापस इतना बड़ा कैंडल बनाया है। देखिए इतना बड़ा कैंडल बनाया है और 200 डे मूविंग एवरेज के लाइन को भी तोड़ दिया है। और तोड़ने के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना भाई, देखो ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट एरिया, यहाँ पर क्या होता है ना, स्टॉक जब भी आता है, देखो पहले भी जब भी आया है बड़े प्लेयर्स लोग इसको एक्यूमुलेट किए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। बड़े प्लेयर्स लोग को ये प्राइस पसंद आ रहा है या फिर बाकी लोगों को भी पसंद आ रहा है, तो यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा बाइंग देखने को मिले। लेकिन मार्केट अभी क्या है ना, हमारा निफ्टी और हमारा सेंसेक्स, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट ही पूरा बियर जोन में चला गया है, तो इस और ये जो केमिकल सेक्टर है खुद अभी एक प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो इसके लिए सारा न्यूज़ खराब है। एक तो इसका खुद का इसका सेक्टर खराब चल रहा है, दूसरा मार्केट खुद अभी नेगेटिव हो चुका है। तो ये क्या करेगा, मतलब ऐसा हो गया कि आप एग्जाम में फेल भी हो गए और आपका पापा का दिमाग भी खराब है, उस दिन बॉस से गाली सुन के आए, तो आपका क्या हाल होगा। तो वही बात है इनका। तो अभी क्या हुआ है, इनका ये सपोर्ट जोन में तो आ चुका है, तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ प्लेयर्स लोग इसको माल खरीदें, लेकिन उतना दम नहीं है कि वापस ये ऊपर चला जाए तुरंत, अभी इसको टाइम लगेगा। अब ये यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेट करे ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर गिर गया, इस जोन को तोड़ दिया ना, तो अब आते हैं नीचे। अगर इस जोन को तोड़ दिया ना भाई, देखो नेक्स्ट इसका जो टारगेट बनेगा वो बनेगा आपका ये 1083। ओ माय गॉड, ये तो पूरा 50% दिखा रहा है। हाँ, उससे पहले ये यहाँ तक नहीं आएगा, उससे पहले थोड़ा ये इस चीज़ को 1426, याद है 1426 में बताया था, मंथली में भी दिखा रहा था। हाँ, 100 डे मूविंग एवरेज। तो ये सब इंपॉर्टेंट जोन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। अगर ये इस लेवल को तोड़ा ना, इंपॉर्टेंट लेवल को, ये वापस यहाँ तक आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाके फिर ये नीचे आएगा यार, यहाँ तक आएगा 1083 तक, और उससे पहले 1426। ये याद रखिएगा, एक है आपका 1426 ये वाला प्राइस और एक है 1083, यहाँ तक आने का चांस है ज़्यादा ठीक है, अगर गिरा तो। वरना ये यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके अगर ये सेक्टर थोड़ा रिबाउंड करता है तो फिर वापस ये ऊपर जा सकता है, लेकिन ये जाने का प्रोबेबिलिटी मुझे थोड़ा कम लगता है, क्योंकि मार्केट ही अभी नेगेटिव है और ग्लोबल मार्केट भी थोड़ा सा डाउन है, तो कह नहीं सकते। तो कहने का क्या मतलब है, फिर से मैं बता दूँ, देखिए वीडियो लंबा हो गया, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, पैसा लगाए हैं तो इतना तो बनता ही है। देखिए तो यहाँ पर ये है आपका, ग्रीन सेलेक्ट कर देता हूँ ठीक है, ये जोन जो है ये इंपॉर्टेंट एरिया है एक्यूमुलेट करने का स्टॉक को, तो लोग यहाँ पर आते हैं, इसको एक्यूमुलेट करते हैं। अगर ये यहाँ से ऊपर अगर गया
तो ठीक है, लेकिन ऊपर अभी नहीं जा सकता यहाँ से, क्योंकि मार्केट नेगेटिव है। थोड़ा सा ये घूमेगा, इधर घूम के वो ट्राई करेगा इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट है वहाँ आने का, जो भी है ये वाला प्राइस इसका कितना 1426, और ये भी अगर सस्टेन नहीं किया तो ये वापस यहाँ तक आ सकता है 1083। तो याद रखिएगा गिरने का ज़्यादा चांस है, लेकिन यहाँ पर टाइम लगेगा। ऊपर कब जाएगा? ऊपर तभी जाएगा जब केमिकल सेक्टर में तेजी आएगा, तभी ये भागेगा। ऊपर से आपका मार्केट भी सपोर्ट करना चाहिए, और ऊपर से इसका रिजल्ट भी खराब ही आया। खराब क्यों आया? क्योंकि इकोनॉमी में स्लो डाउन है, मतलब केमिकल सेक्टर में, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में पूरा स्लो डाउन है, तो ये रीज़न है। समझ में आ गया? तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। डेली में अगर देखेंगे तो डेली में क्या बताऊँ, देखिए डेली में वही चीज़ है मैं जो बताया, 1083 या 1400 याद रख लीजिए। एक है आपका नेक्स्ट, एक है आपका सपोर्ट 1 1426 का, ठीक है, यहाँ तक आने का ट्राई करेगा। फिर दूसरा सपोर्ट 1083, ये याद करिए, ये याद रखिए, ये यहाँ तक गिरेगा। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पर तो इस लेवल तक आ सकता है प्राइस, ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा और, या फिर हो सकता है कंसोलिडेट करे, इस रेंज में ही घूमता रहे। तो मंथली में आएंगे तो आपको क्लियर दिखेगा पिक्चर। देखिए मंथली में आ रहे हैं, मंथली में देखिए क्यों, क्योंकि ये इस लाइन को भी तोड़ दिया ना भाई। ये देखो, ये जो ब्लू लाइन है ये है 50 डे मूविंग एवरेज का। इसको जब तोड़ देगा तो नेक्स्ट ये टारगेट करेगा यहाँ तक आने का, देखो जो कि 1485 वहीं पर आ रहा है ना, जो मैं बताया, यहीं तक आने का ट्राई करेगा। और इसको भी ये तोड़ दिया ना तो गयो रे गयो, फिर ये 800 से 1000। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है, तो फ्यूचर में समझ में आएगा। लेकिन आप ये याद रखिए कि यहाँ तक स्टॉक गिर सकता है, यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जोन है। और जो फर्स्ट टाइम देखिए, जो यहाँ पर ख़रीदा है, अगर जो टॉप पे ख़रीदा है, बता रहा हूँ, तो आपको वेट करना पड़ेगा। प्राइस आपका आ जाएगा, मैं इतना बोल सकता हूँ, प्राइस आ जाएगा, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। कहीं कहीं पर आपको एवरेज भी करना पड़े। देखिए ये जैसे एक एवरेज करने वाला एरिया है, क्योंकि सपोर्ट जोन है, यहाँ पर लोग खरीदेंगे। यहाँ पर खरीदने से थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन वापस से सेलिंग आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, याद रखिएगा, एक 1426 और ये आपका 1083। तो ये सब लेवल को याद रखिए। यहाँ पर आने से आप एक बार क्या कर सकते हैं, उसको एक्युमुलेट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। बट जब तक केमिकल सेक्टर में तेजी नहीं आएगा तब तक ये स्टॉक ऊपर नहीं भागेगा। समझ में आ रहा है? तो केमिकल सेक्टर में तेजी आना चाहिए, तभी ये सब स्टॉक भागेंगे। वैसे कंपनी अच्छी है, अगर कोई फंसा है तो उसका रेट आ जाएगा, लेकिन आपको 2-3 साल आपको ये क्या करके रखेगा, आपको इधर से उधर फंसा के रखेगा, याद रखिएगा। डरने की बात नहीं है, कंपनी अच्छी है वैसे, बट सिचुएशन अभी खराब है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो काफ़ी लंबा बन गया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड दिस इज सैम साइनिंग ऑफ।